गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेटली हेल्थ साइकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है और यूनिट 1 का है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। तो बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी जो थी हमारी, उसका जो इमर्जेंस है वो 1970 एरा में हुआ है। और इस ब्रांच में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखते हैं, लोग क्यों बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के बाद, इलनेस होने के बाद वो किस तरह के रिएक्शंस करते हैं, या उनकी अंदर जो उनकी इंटरनल बॉडी है वो किस तरह के रिएक्शंस कर रही होती हैं, और किस तरह के थॉट्स जो हैं उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब कि साइकोलॉजिकल किस तरह के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और किस तरीके से वो पर्सन को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देते हैं। इन सभी की जो स्टडी है बेसिकली उसको हेल्थ साइकोलॉजी में रखा गया है। तो इन अदर वर्ड्स, हेल्थ साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स और हेल्थ के बीच की रिलेशनशिप को बखूबी स्टडी करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ क्या है। हेल्थ का अगर हम देखें तो जो बहुत ही एंशिएंट कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, या एंशिएंट चाइना में या ग्रीस में जो हेल्थ है उसको नेचर से समझा गया है कि नेचर के साथ एक हार्मनी और बैलेंस बना रहे, दैट इज़ कॉल्ड द हेल्थ। ठीक है, एक हीलिंग सिस्टम के रूप में देखा गया है। वहीं पे गैलन जो कि एक रोमन थेरेपिस्ट थे, इन्होंने हिपोक्रेट्स थे उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग ही, जैसे हिपोक्रेट्स ने बताया था कि हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर्स होते हैं, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फेलिक और ब्लड। इन चारों का एक बैलेंस होता है बॉडी में। किसी भी चीज़ का कम या ज़्यादा होना उसका शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बॉडी में येलो बाइल ज़्यादा हो जा रहा है तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो प्रायोरिटी में है और वो डोमिनेट करेगा बाकी 3 बाइल्स को। तो इसी के अकॉर्डिंग गैलन ने भी अपने ही विचार इसी के तहत दिए कि अगर इन बाइल्स में, इन द्रव्यों में डिसबैलेंस डेवलप हो जाएगा, इम्बैलेंस डेवलप हो जाएगा, तो इसका भी हेल्थ पर एक निगेटिव असर पड़ सकता है। और इस तरह के इम्बैलेंस से एक्सेसिव कोल्ड, गर्मी, ड्राइनेस, वेटनेस, ठीक है, इंसान साइकोलॉजिकली बहुत अपने आप को सेट, एंशियस, बहुत कम भोजन करना, बहुत ज़्यादा भोजन कर लेना, नींद नहीं आना, थका हुआ होना, इस तरह की चीज़ें पा सकता है कि उसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे अगर हम माने कि ब्लैक बाइल जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो इससे क्या होगा, पर्सन में डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मेलेंकोलिया डेवलप हो गया और वो एक अनहेल्दी पर्सन का को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैलन ने हिपोक्रेट्स के जो विचार थे उसी के अकॉर्डिंग अपने विचारों को बताया। फिर बारी आती है हमारी कि WHO ने क्या कहा। भाई 1946 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो क्या है। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस। सिर्फ इलनेस नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंसान हेल्दी है। ठीक है, उसका पूरी तरीके से फिज़िकली, सोशली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली वेल होना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन दी मार्क्स, मर्फी, इवांस ने। इनकी बेसिकली जो डेफिनेशन थी उसका मैं जस्ट बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि जो हेल्थ है एक स्टेट ऑफ वेलबींग है, किसके साथ, फिजिकल, कल्चरल, साइको सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ। ठीक है, इन्होंने भी यही बताया कि सिर्फ इलनेस की एब्सेंस होना ही हेल्दी होना नहीं होता, हमारे अंदर एक स्टेट ऑफ वेलनेस होनी चाहिए, स्टेट ऑफ वेलबींग होनी चाहिए। किस फॉर्म में, फिज़िकली हम फिज़िकली वेल हों, कल्चरली वेल हों, साइको सोशल तरीके से वेलनेस हो, हमारे अंदर वेलबींग हो, इकोनॉमिक वेलबींग पाई जाए, स्पिरिचुअल वेलबींग पाई जाए, माने कि इन सभी एस्पेक्ट्स में वेलबींग पाई जा रही, तब तो हम कहेंगे सामने वाला पर्सन क्या है, वेल है, अच्छा है, हेल्दी है, अनहेल्दी सिम्टम्स इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़े तो एक मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट थे एरॉन एंटोनोवस्की 1979। इसमें मैंने इसमें नाम नहीं लिखा लेकिन मैं तुम लोग को बता देती हूँ,
पढ़ाते पढ़ाते कॉन्टिनम से ध्यान आ रहा है। तो उन्होंने कॉन्टिनम बैंड बताया। इसमें उन्होंने वेलनेस और इलनेस की टर्म में ही बताया था, जैसे कि सैराफ इन्होंने 2005 में बताया। इसमें उन्होंने बताया था कि जो एक कॉन्टिनम होता है तो उसमें एक तरफ तो क्या होगा, एक ऑप्टिमम लेवल होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एक इंक्रीज लेवल होता है हेल्दीनेस का। ठीक है, मतलब कि एक आइडियल कॉन्टिनम होता है जो एक न्यूट्रल पॉइंट से दाईं ओर और बढ़ने पर क्या इंडिकेट करता है, हेल्दीनेस की एक ऑप्टिमम लेवल की तरफ धीरे धीरे ले जाता है। और जब हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें कहाँ ले जाता है, बीमारी की तरफ। बीमारी की तरफ जाना यानी कि डेथ की तरफ जाना, और वेलनेस की तरफ जाना यानी कि वेलबींग की तरफ जाना, हेल्दीनेस की तरफ जाना। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्टिनम के बारे में बताया था। अब इसमें देखो मैंने एक इसको कैटेगराइज भी किया है कि प्री मॉडर्न एरा जब आया तो इसमें हिपोक्रेट्स के, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जिन्होंने माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में बताया, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताया भी, जिससे हमने बात की, तो प्री मॉडर्न एरा में इस तरह की बातें हुई, गैलन और हिपोक्रेट्स आ गए। फिर 17 से 19 सेंचुरी के बीच में बायोमेडिकल मॉडल, जो मेडिसिन मॉडल कहा जाता है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के तरीके से देखा जाता है कि अगर हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो बेसिकली वो पैथोजेंस हैं और इसमें क्या किया गया था, साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर को इग्नोर कर दिया गया था। तो बायोमेडिकल मॉडल 17 से 19 सेंचुरी के बीच में रहा। फिर साइकोसोमेटिक मेडिसिन आई, जो अर्ली 20th सेंचुरी में थी, जिसमें इन्फ्लुएंस पाया गया, इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑन फिजिकल हेल्थ पे, स्पेशली इन स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस पे। फिर आया बायो साइको सोशल मॉडल 1977 में, जिसे एंजल ने दिया था। बहुत ही पॉपुलर है, अभी भी बहुत पॉपुलर है। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल माना गया क्योंकि इसने कंसिडर किया बायोलॉजिकल फैक्टर को भी, साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी और सोशल फैक्टर को भी। ठीक है, और यही मॉडर्न हेल्थ साइकोलॉजी का फाउंडेशन भी बना। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी लेट 20th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हो गई। हेल्थ साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे से एपी आ गया था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हेल्थ साइकोलॉजी को एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड, कि वो एक अलग फील्ड है, उसका अपना अलग एक्जिस्टेंस है 1978 में। लीडिंग टू रिसर्च ऑन स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई स्ट्रेस पे, कोपिंग पे, हेल्थ बिहेवियर पे, क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट पे अभी भी होती आ रही हैं, आप देख ही रहे हो। ठीक है, अब गोल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पे जो हेल्थ है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन में फिजिकल, स्पिरिचुअल, ठीक है, और मेंटल वेलबींग की फीलिंग होती है। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम हेल्दी किसे कह रहे हैं, हेल्दी हम उस स्टेज को कह रहे हैं जिसमें पर्सन में फिजिकल, स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग की फीलिंग पाई जाए, और इसको कहा गया है प्रशांत मेंद्रियन। ठीक है, प्रशांत मेंद्रियन भी कहा गया है। ठीक है, अब ये आपको आ भी सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स में, और इसके 3 वेलबींग के 3 लेवल बताए गए हैं भगवद गीता में, जो कि वर्मा 1998 में बताए थे कि कॉग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वेलबींग में कॉग्निटिव हमारा मतलब कि संज्ञानात्मक स्तर, जहाँ पे हम हेल्दीनेस, हेल्थ और वेलनेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोनेटिव यानी क्रियात्मक स्तर, जहाँ हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अफेक्टिव यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस की बात करना। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कि क्या गोल्स हो सकते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी के क्या क्या गोल हैं। अब पहले तो हेल्थ साइकोलॉजी का सबसे बड़ा गोल यही है कि प्रमोट करना हेल्थ को और वेलबींग को, क्योंकि पूरी हेल्थ साइकोलॉजी कहाँ इर्द गिर्द घूम रही है, हेल्थ के। ठीक है, कि हम प्रमोट करें हेल्थ को और वेलबींग को, कि हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपनी वेलबींग को बेहतर बना सकते हैं, क्या हम एक्सरसाइजेस करें, क्या मेडिटेशन करें, किस तरह की ईटिंग हैबिट्स डालें, कि अगर स्ट्रेस हो रहा है तो किस तरह का स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएं, प्रिवेंटिंग इलनेस हो रही है या इलनेस होने से पहले हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इलनेस को, या इलनेस हो गई है तो हम कैसे प्रिवेंट करें। ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है इंसान तो उसको कैसे छुड़ाई जा सकती है। ठीक है, स्मोकिंग नहीं कर रहा है और लत लग सकती है तो उससे पहले हम क्या प्रिवेंशन अपना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट इलनेस के बारे में प्रिवेंशंस बताए जाते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें हमारे
हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं पेशेंट केयर और हेल्थ केयर आउटकम्स को। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करना भी हेल्थ साइकोलॉजी का ही एक मेन गोल है। इन्हेंस करना कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को, वो इन्हेंस कर रहे हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को। हम किस तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं कि हम अपने स्ट्रेस को, अपनी इलनेस को, अपने ट्रॉमा को इम्प्रूव कर सकें। हमें पता चला कि भाई ये बीमारी है तो एकदम से हम इमोशनली ट्रॉमेटाइज ना हो जाएं और उसकी वजह से हम जितना जी सकते थे उससे कम हमारी एज हो जाए। इससे बेहतर है हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को इन्हेंस कर दें। तो ये भी हेल्थ साइकोलॉजी का एक गोल है। प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर चेंज, अपनी हेल्थ बिहेवियर को चेंज करना, प्रमोट करना भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का ही काम है। इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के इंटरवेंशंस को डिज़ाइन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन इलनेस, अंडरस्टैंड करना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इलनेस में कि वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोई भी इलनेस क्या हो रही है, वर्स्ट हो रही हैं, और वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसका इफेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे, पेन मैनेजमेंट पे और रिकवरी पे पड़ सकता है। एक्सप्लोरिंग द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ये भी स्टडी करते हैं किस तरीके से हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल सपोर्ट सिस्टम है, इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ बिहेवियर को और परसेप्शन ऑफ हेल्थ को। तो ये जितने भी चीज़ें बताएं वो गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी हैं। इसको ध्यान में रखते ही जो हमारे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं वो कार्य करते हैं, और अभी भी नए नए तरीके से कोई ना कोई गोल्स उसमें ऐड होता जा रहा है। लेकिन जितनी भी गोल्स होंगे वो किसके इर्द गिर्द घूमेंगे, हेल्थ के। अब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ कर लेना, फोकस करना स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, प्रिवेंट करना इलनेस को, ये जितनी भी चीज़ें बताई सब के सब इसी में आ रहे हैं। फिर आता है कि नीड फॉर हेल्थ साइकोलॉजी, क्या वजह थी जिसकी वजह से हमें नीड हो गई एकदम से। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से नीड डेवलप हो गई कि भाई अब नीड है कि हेल्थ साइकोलॉजी का एक डिस्टिंक्ट एरिया निकल के सामने आए, और ये क्यों नहीं किसी और ब्रांच के साथ चलता रहा। क्योंकि भाई प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन करना, ठीक है, हम प्रिवेंट कर रहे हैं हेल्थ को और हेल्थ को प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, तो फिर एक अलग फील्ड तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अब क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें तो वो क्लिनिकल एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम 60 वर्षों में हमने देखा हो तो हेल्थ साइकोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच उभर कर सामने आई हैं, और हम बहुत ज़्यादा हेल्थ पर्सपेक्टिव से लोगों को देखने लगे। देखिए आप, मेडिटेशन कर रहे हैं लोग, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, खाना टाइम से खा ले रहे हैं। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैनेजिंग क्रॉनिक इलनेस, अगर हमें क्रॉनिक इलनेस को मैनेज करना है तो भी इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि भाई कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ हैं, ये सब चीज़ों के प्रति अब लोगों की अवेयरनेस बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि हेल्थ साइकोलॉजी ने अपने एग्जिस्टेंस को स्वीकारा है, लोगों ने इसके एग्जिस्टेंस को स्वीकारा है, इसलिए हेल्थ साइकोलॉजी की भी नीड है। साइकोसोशल फैक्टर इन हेल्थ, हेल्थ में जो फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो साइकोसोशल हैं, जैसे स्ट्रेस है, सोशल सपोर्ट है, मेंटल वेलबींग है। सिग्निफिकेंटली अपना इम्पैक्ट डालती है किस पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे। तो एक अब ये अलग ही नीड थी कि हेल्थ साइकोलॉजी की एक ब्रांच जो है उसको अलग तरीके से स्वीकारा जाए। इम्प्रूव करना हेल्थ केयर सिस्टम को, जो हेल्थ केयर सिस्टम बना हुआ है उसको और बेटर बनाना और बेटर कम्युनिकेशन उसमें देना, ताकि पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन डेवलप हो जाए। मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को स्वीकार करना कि हेल्थ सिर्फ फिज़िकल नहीं है, मेंटल भी है। देखिए, हमें दोनों ही एस्पेक्ट को एड्रेस करना है। जहाँ तक एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वहीं पे हमारी फिज़िकल वेलबींग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि ड्यूअलिज्म है हेल्थ में, माइंड और बॉडी कनेक्शन है। फिर है हेल्थ बिहेवियर चेंज, एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस को अपनाना जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे बिहेवियर को, जैसे कि एक्सरसाइज, डाइट, सब्सटेंस यूज़, इन सब चीज़ों को। कल्चरल सेंसिटिविटी लाने के लिए भी हेल्थ साइकोलॉजी की नीड थी, ताकि लोग कल्चरल बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को, हेल्थ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लें।
ठीक है। इसके साथ ही साथ डिससेटिस्फेक्शन जो था लोगों का बायोमेडिकल मॉडल के प्रति, ठीक है, कि सिर्फ हमने कह दिया हेल्थ, इंसान बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है, तो ऐसे तरीके के जो मॉडल्स थे उनके प्रति जो डिससेटिस्फेक्शन था उसकी वजह से भी एक नीड थी हेल्थ साइकोलॉजी की। चेंजिंग पैटर्न ऑफ इलनेस, जिस तरीके से हम देख रहे थे कोई भी बीमारी जो है या कोई भी जो इलनेस है उसका जो जिस तरह से पैटर्न चेंज होता रहता है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ हैं, एड्स हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, ये सब के क्या है स्टेज 1 स्टेज 2 और फेजेस होते हैं। तो इनका जो पैटर्न चेंज हो रहा था तो इसी वजह से हेल्थ साइकोलॉजी की भी नीड डेवलप निकल के आई कि भाई अगर हेल्थ साइकोलॉजी का अपना अलग फील्ड होगा तो उस एरिया में रिसर्च होगी, उस एरिया में हम ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, नॉलेज गेन कर पाएंगे, रिसर्चेस होंगी। जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई मेडिकल एक्सेप्टेंस उसके तहत भी हेल्थ साइकोलॉजी की अलग ही नीड डेवलप होने लगी। तो ये सब क्या थे हमारे ऐसे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से नीड हमें डेवलप हुई हेल्थ साइकोलॉजी की। अब आपको पेपर जो है बेटा इस बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट को बहुत घुस के वहाँ समझना है जहाँ बेसिकली CHD आ गया, ठीक है, हार्ट डिजीज़ से पूछ रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से पूछ रहे हैं, उसके अंदर घुस के पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, इन डेप्थ जाके, ठीक है। अब जैसे जितना भी मैंने भी पढ़ाया इसमें पूछा जा सकता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो पता है हिप्पोक्रेट्स हैं। विच मॉडल फोकसेस ऑन बायोलॉजिकल कॉज ऑफ इलनेस, ये मैं बार बार बात करनी सिर्फ बायोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में, कौन सा मॉडल बात कर रहा है, बायोमेडिकल मॉडल। इन विच ईयर वॉज द बायोसाइकोसोशल मॉडल इंट्रोड्यूस, 1977, ये कुछ जो ईयर हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। व्हेन वॉज हेल्थ साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ APA ने कब स्वीकारा डिस्टिंक्ट फील्ड के रूप में, 1978 में। विच मॉडल फोकसेस सोली ऑन बायोलॉजिकल कॉज ऑफ इलनेस, अभी बताया बायोमेडिकल मॉडल। हु प्रपोज द बायोसाइकोसोशल मॉडल, बात की थी हम लोगों ने, एंजल थे। द हेल्थ बिलीफ मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, किसने हेल्थ बिलीफ मॉडल डेवलप किया था, बेकर ने। अब ये जो मॉडल्स हैं मॉडल का सेक्शन अलग है, वहाँ पे भी पढ़ेंगे हम। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ठीक है, ये इसमें किस पे हम एम्फसाइज करते हैं, बिहेवियरल इंटेंशंस पे, कि किस तरह के बिहेवियरल इंटेंशंस चल रहे हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय लिजारस एंड फोकमैन, ठीक है। ये जो 2-3 क्वेश्चन थी लास्ट में, इसकी हमने इसलिए यहाँ बात नहीं की क्योंकि मॉडल में जब मॉडल और अप्रोचेस का सेक्शन आएगा वहाँ पे ऑलरेडी इसको डिटेल में हमने पढ़ा है और समझा है और जाना है। तो अभी जो आपको बताया गया है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी बेटा इसकी रखते हो तो आप अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और बता पाओगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या फोकस है हेल्थ साइकोलॉजी का, तो आप बहुत इजीली आपको बता देना चाहिए क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी जो फोकसेस एरिया हैं हेल्थ साइकोलॉजी की। तो हेल्थ साइकोलॉजी जो है क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी को अपने साथ लेके चलता है, पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी को अपने साथ लेके चलता है, कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी को साथ लेके चलता है और क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी भी इसका एरिया है। रिलेटेड फील्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे जो फील्ड्स हैं आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा और अबाउट द हेल्थ साइकोलॉजी। होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों, और कुछ भी चीज़ अगर लगती है कहीं पे नहीं समझ में आ रही है तो क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।